Hi everybody, this is Dr. Anupama and welcome to my channel Breathe Biology. You must have guessed it right. This channel is going to deal with biology. मैं बहुत सालों से मेडिकल एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाती आ रही हूँ. क्योंकि आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे बिकॉज ऑफ कोरोना, आई थॉट आई शुड कम ऑनलाइन. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है, ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का. ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आप पढ़ेंगे अभी, इसको इन डिटेल पढ़ेंगे आप लोग मेडिकल कॉलेज में अंडर अ सब्जेक्ट कॉल्ड फिजियोलॉजी. तो हम लोग यहाँ पे भी आपको सिर्फ ABC पढ़ाएंगे, इसका आप बहुत डिटेल्ड वर्जन पढ़ेंगे अपने मेडिकल कॉलेज में. तो स्टार्ट करते हैं. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में. न्यूट्रिशन क्या चीज होती है? न्यूट्रिशन में हम लोग देखते हैं कि हम फूड का इनटेक करते हैं और उसको खाने की वजह से जब उसको हम यूटिलाइज करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है. वो हमें हेल्प करता है ग्रोथ में, रिपेयर में, और हमें बहुत सारी डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है. तो ऐसी जो चीजें हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं. न्यूट्रिशन क्या होता है? It is a process of intake of food and its utilization, right? और जो सब्सटेंस जो हमें प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. सब्सटेंस that provide nutrition. तो देखिए बच्चों, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम देखते हैं. इसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. वो जो दो कैटेगरी हैं, दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एज द नेम सजेस्ट, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, while micronutrients, as the name suggests, they are required in very less amount. So, macronutrients and micronutrients. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आने चाहिए? क्या लगता है क्या क्या हो सकता है जिसको हम बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए? इसमें हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, fats and proteins. While talking about micronutrients, इसमें हम देखते हैं हमारे पास हैं vitamins and minerals. तो बच्चों, ये तो था हमारा न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेशन क्या चीज होती है. ओके, सो डाइजेशन क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? कमेंट में बताइए क्या होता है डाइजेशन. मैं बता देती हूँ फिलहाल. डाइजेशन में क्या होता है बच्चों? कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जब सिंपल और उसके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया. कार्बोहाइड्रेट पूरा एज इट इज हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा इनटू सिंपल शुगर. तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ, ताकि हम, क्योंकि हम सिंपल शुगर को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ कार्बोहाइड्रेट का इनटू सिंपल शुगर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. सो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर and absorbable form is known as digestion. अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की. तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, उसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड है हमारे पास एसोसिएटेड ग्लैंड.
एलिमेंट्री कैनाल हमारा पूरा एक पैसेज है जो स्टार्ट होता है हमारा माउथ से और एंड करता है एनस पे, राइट। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स नाम से हमें समझ में आ रहा है ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो हमारे एसोसिएटेड होते हैं पूरे एलिमेंट्री कैनाल के साथ। वहाँ पे साइड साइड पे ये अटैच्ड होते हैं हमारे ग्लैंड्स, डायरेक्टली दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो देखते हैं इसके बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, alimentary canal, and alimentary canal is also known as gastrointestinal tract or GIT, right? तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल में हमारा क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बताया माउथ से स्टार्ट होता है और एंड करता है एनस पे। तो वही चीज मैं यहाँ मेंशन करती हूँ, स्टार्ट्स विद माउथ एंड एंड्स विद एनस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एसोसिएटेड ग्लैंड। तो क्या क्या ग्लैंड्स हैं हमारे जो एसोसिएटेड है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ, वो देखते हैं। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिवर। लिवर आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लिवर। नेक्स्ट गॉल ब्लैडर, उसके बाद आता है हमारे पास पैनक्रियास। तो ये जो है ये हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं और ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ना, ठीक है। बच्चों देखो, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इट इज एक्टो एंडोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टो एंडोडर्मल इन ओरिजिन का मतलब ये एक्टोडर्म से भी बना हुआ है और ये एंडोडर्म से भी बना हुआ है। तो जो आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, जैसे ओरल कैविटी का मेनली पार्ट हमारा एंड एनस, ये हमारा एक्टोडर्मल होता है। बाकी रिमेनिंग जितना भी पार्ट है हमारा वो किससे बना होता है, एंडोडर्म से। सो हम कहते हैं इट इज एक्टो एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, अब सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में आता है वो है हमारी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जिसको हम बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, ओरल कैविटी जो होता है ये हमारा बाउंड होता है विद लिप्स। लिप्स आपको पता है ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसके लिए एक मेडिकल टर्म होती है जिसको हम कहते हैं लेबिया। ये देखिए लेबिया। ओके, तो हमारी ओरल कैविटी को सराउंड कर रखा है लिप्स ने। अब आप देखेंगे लिप्स हमारा इन पोजीशन ये हेल्ड कैसे है, क्यों हमारा लिप्स से नीचे को डाउन साइड इसका टर्न क्यों नहीं हो गया। तो आप इस चीज को फील कर सकते हैं, अपनी टंग को यूज करिए और जस्ट आपके लोअर लिप के नीचे यहाँ पे लगाइए, ऐसे फील करेंगे। आपको दिख रहा है कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेंस हो रहा होगा। वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, उसको हम कहते हैं फ्रेन्युलम। इस वजह से हम देखेंगे जो हमारा लोअर लिप है इस तरीके से पोजीशन में है, ये ऐसे नीचे नहीं गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पाया जा रहा है लेबियल फ्रेन्युलम। लेबियल फ्रेन्युलम इससे बोल रही हूँ क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ने होल्ड किया हुआ है हमारे लिप्स को। और ये सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं कि लोअर लिप को है, ये अपर लिप पे भी आप सेंस करेंगे ऊपर, वहां पर भी आपको फील होएगा। So labial frenulum
thread like structure that holds lips in position. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों ओरल कैविटी में क्या क्या चीजें आती हैं. सो ओरल कैविटी में हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है हमारे पास. वेस्टिब्यूल, ऑल्सो नोन एज टोबैको कैविटी, पैलेट, नेक्स्ट है हमारे पास टंग, और लास्ट है हमारे पास टीथ. तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारा ओरल कैविटी में हम देखेंगे वेस्टिब्यूल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पैलेट के बारे में पढ़ेंगे, टंग एंड टीथ. ये सारी चीजें हमारा फॉर्म करता है ओरल कैविटी. यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है वो ये है कि हमारे ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं आते. ये आमतौर पे बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स आर अ पार्ट ऑफ ओरल कैविटी. नहीं, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द ओरल कैविटी एंड दे पोर देयर सिक्रीशन इनटू द ओरल कैविटी. उनका सिक्रीशन क्या है बच्चों? सलाइवा. सलाइवा को वो ओरल कैविटी में डाल रहे हैं, पर सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे ओरल कैविटी का पार्ट नहीं है, और इसीलिए सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स में है, ना कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में. तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं. स्टार्ट करते हैं वेस्टिब्यूल से. बच्चों आपने ध्यान दिया होगा मैंने वेस्टिब्यूल के साथ लिखा था टोबैको कैविटी. इसको टोबैको कैविटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो लोग टोबैको खाते हैं वो टोबैको को रखते हैं इस कैविटी में, इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल. तो हम देखेंगे कौन सा पार्ट है हमारा, गम्स और जो हमारा इनर पार्ट है लिप्स, इसके बीच में यहाँ पे जो अंदर कैविटी जो पाई जा रही है, जहाँ पे वो लिया और रख देते हैं अपना टोबैको, उस वाले पार्ट को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल या टोबैको कैविटी. सो इट इज अ स्पेस बिटवीन गम्स एंड इनर पार्ट ऑफ लिप्स. इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल या टोबैको कैविटी. नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा ओरल कैविटी का बच्चों वो है पैलेट. पैलेट का सबसे मेन काम क्या है? पैलेट जो होता है एक पार्टीशन की तरह काम कर रहा है बिटवीन नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी. तो देखते हैं इसका डायग्राम भी हम लोग पैलेट के बारे में पढ़ते हैं. एक रफ सा स्ट्रक्चर बना रही हूं, उससे आपको शायद समझ में आए. तो मान लेते हैं ये किसी का फेस है, यहाँ पर पाया जा रहा है हमारा पैलेट. इससे ऊपर वाला पार्ट हमारा नेजल कैविटी, नीचे वाला जो पार्ट है हमारा इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी. तो इन दोनों के बीच में जो पार्टीशन है इसको हम बोलते हैं पैलेट. और अगर हम एक्चुअल में देखें इसकी लोकेशन क्या है बच्चों, तो ये देखिए ये ओरल कैविटी का छत फॉर्म कर रहा है, रूफ बना रहा है हमारा ओरल कैविटी का. तो लिख देती हूँ पैलेट के बारे में. इट फॉर्म्स द पार्टीशन बिटवीन नेजल एंड ओरल कैविटी. सो इसने एक पार्टीशन बताया हमारा नेजल और ओरल कैविटी में, एंड इट इज एक्टिंग एज अ रूफ ऑफ ओरल कैविटी. जैसा हमें दिख रहा है एक छत की तरह यहाँ पे पाया जा रहा है. इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ ओरल कैविटी. नेक्स्ट बच्चों देखो पैलेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. पैलेट भी हमारे दो टाइप के होते हैं. आप इसको फील कर सकते हो, मैं आपको समझाती हूँ. आपको इसको फील करना है, लिखने से पहले समझिए, इसको फील करिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. टंग को यूज़ करके हम पता करते हैं. तो हम जाते हैं अपनी ओरल कैविटी में. ओरल कैविटी की जो रूफ है हमने टंग को वहाँ पे ले गए. हार्ड सा फील हो रहा होगा आपको. वो जो हार्ड सा फील हो रहा है सरफेस वो हमारा क्या है? हार्ड पैलेट.
ओके, वो हमारा हार्ड पैलेट है क्योंकि वहां पे पाई जा रही है बोन्स। दो बोन्स पाई जाती है हमारी, एक तो मैक्सिले पाई जाती है और दूसरी पाई जाती है हमारे पास पैलेटाइन बोन्स। तो ये जो दो फेशियल बोन है ये हमारा फॉर्म करता है हार्ड पैलेट, और यही रीजन है इस वजह से हम इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। सिर्फ यही नहीं है, हम देखें एक म्यूकस मेम्ब्रेन का भी कोटिंग है हमारा हार्ड पैलेट पे। इसी टंग को थोड़ा सा आगे ले जाइए, जो आपका पूरा अपर लेयर है टीथ का उसके जस्ट पीछे और हार्ड पैलेट से हल्का सा आगे कुछ आपको ऐसा खुरदरा सा उबड़ खाबड़ सा फील हो रहा होगा। वो जो सरफेस है वो उसको हम बोलते हैं पैलेटाइन र्यूगे। र्यूगे बेसिकली क्या है बच्चों, ये म्यूकोजा के फोल्ड्स हैं। म्यूकोजा हमारी इनरमोस्ट लेयर होती है पूरे एलिमेंट्री कैनाल की। ये लेयर्स के बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारी इनरमोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की उसके फोल्ड्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं जस्ट बिहाइंड आवर अपर लेयर ऑफ टीथ। अब क्या जरूरत है उनकी वहाँ पर। तो देखिए बच्चों, हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, हमको क्या करना है यहाँ पे, पहले चर्निंग होगी, मैकेनिकल चर्निंग होगी, टीथ यही काम करते हैं, उसके बाद स्लाइड करके हमारा खाना अंदर जा रहा है। अगर ये र्यूगे यहाँ पे नहीं हुए, हमने जैसे ही खाना खाया वो स्लिप करके अंदर चला जाएगा और उससे चोकिंग हो सकती है हमें। तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम देखते हैं हमारे ओरल कैविटी में ऊपर की तरफ पाए जाते हैं ये पैलेटाइन र्यूगे। इनफैक्ट जो कार्निवोर्स होते हैं उसमें हम देखेंगे र्यूगे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। उनमें क्यों इतना ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि वो मेनली फ्लैश खाते हैं और उसको च्यू करने में और ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा हार्ड पैलेट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्ट पैलेट की। तो देखो सॉफ्ट पैलेट कैसा है, अपनी उसी टंग को जो हम ऊपर ले गए थे उसको थोड़ा सा और पीछे ले जाइए। आज जब पीछे लेके जाएंगे आपको जो सरफेस है बहुत सॉफ्ट सा फील होएगा। वो जो सॉफ्ट सा फील होने वाला सरफेस है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, और इसमें कोई बोन नहीं प्रेजेंट है। इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसलिए हमने देखा ये बहुत सॉफ्ट है एंड हेंस इट इज नेम्ड सो। सॉफ्ट पैलेट जो है बच्चों ये एंड करता है एक हैंगिंग स्ट्रक्चर में। कुछ इस तरीके से एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से। इस हैंगिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूवुला या वेलम पैलेटाई। अब ये हैंगिंग स्ट्रक्चर अगर आपको बहुत सिंपली रिलेट करना है तो आपने अगर कार्टून देखी हुई, कोई भी कार्टून है एकदम से चिल्ला रहा है ऐसे करके चिल्ला रहा है, तो कोई स्ट्रक्चर है जो मूव करता है, वो स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है, हमारा यूवुला होता है। ओके, तो ये जो यूवुला, इसका काम ये नहीं है कि चिल्ला रहे तो वो मूव करेगा, एक्चुअल में इसका काम कुछ और है। और वो काम क्या है, जैसे ही हमने कुछ खाना खाया वो खाना नेजल कैविटी में ना जाए तो उसको शट कर देता है हमारा यूवुला कुछ इस तरीके से। तो जो भी हमने खाना खाया वाया ओरल कैविटी वो हमारा इसोफेगस में जाए, ना कि नेजल कैविटी में जाए। ये काम करता है हमारा यूवुला और इसी का दूसरा नाम है वेलम पैलेटाई। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट अभी लिखती हूँ। ओके, सो मैं आप लोगों को बता रही थी पैलेट के बारे में। पैलेट के दो पार्ट्स बताए थे मैंने। हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। सो हार्ड पैलेट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, इट कंटेन्स मैक्सिले and palatine bones and is covered with mucous membrane। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था र्यूगे के बारे में, उसके बारे में मैं लिखूंगी यहाँ पर पैलेटाइन र्यूगे, क्योंकि ये र्यूगे हमारे पैलेट में प्रेजेंट है इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ पैलेटाइन र्यूगे। तो ये क्या है, म्यूकोजल फोल्ड्स दैट प्रोवाइड्स फ्रिक्शन। ओके, तो ये हमने पढ़ा था हार्ड पैलेट में। अब पहुंचते हैं सॉफ्ट पैलेट में। सॉफ्ट
muscular structure ends in a hanging structure known as यूवुला। बच्चों ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, यूवुला और वेलम पैलेटाई। वेलम पैलेटाई। तो जैसे मैंने आपको बताया इसका फंक्शन, अगेन याद रखना है, चिल्लाते वक्त ये हिल रहा है, ये फंक्शन नहीं है। इसका फंक्शन है इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू नेजल कैविटी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पैलेट का पूरा फंक्शन है। नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो है हमारा टंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज टंग। नेक्स्ट टॉपिक विच इज टंग। सो टंग जो है हमारा स्ट्रक्चर, ये हमें पता होना चाहिए। हम कहते हैं जबान बहुत चल रही है, ये जबान क्यों चल रही है भाई, ये हमारी मसल है। सो ये हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मसल होती है जिसको हम देखते हैं बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये इस मसल की क्या खासियत है, ये मसल एक ऐसी बोन के साथ अटैच्ड है जो किसी और बोन के साथ अटैच्ड ही नहीं है। ओके, तो देखिए ये जो टंग है हमारा समवॉट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। इसका एंटीरियर एंड तो फ्री है पर पोस्टीरियर एंड अटैच्ड है एक हॉर्स शू शेप्ड हमारी बोन के साथ जिसका नाम है हायोइड। और हायोइड बोन की ये खासियत है कि वो किसी और बोन के साथ अटैच्ड नहीं होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले टंग की। टंग का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। इसकी पोस्टीरियर एंड पे हम देखते हैं एक डिप्रेशन होता है, गड्ढा सा होता है जिसको हम कहते हैं, इस टाइप से होता है गड्ढा, और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है। इस गड्ढे को हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस का मतलब बच्चों याद रखना है आपको, कहीं पे भी सल्कस आ रहा है मतलब डिप्रेशन, कुछ गड्ढा सा है। ओके, और पीछे एक ओपनिंग होती है, इसको हम कहते हैं फोरामन सीकम। यहाँ से हमें वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया है। फोरामन का मतलब होता है बच्चों एक ओपनिंग। ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे कुछ वर्ड्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इसको लिख के रखिए। सल्कस का मतलब होता है डिप्रेशन, फोरामन का मतलब होता है ओपनिंग। तो हम देख रहे हैं कुछ इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर होता है टंग का, ट्रायंगुलर होता है समवॉट। इसका एंटीरियर एंड फ्री होता है, पोस्टीरियर एंड पे हम देखते हैं बोन पाई जाती है। उस बोन की भी क्या खासियत है, वो किसी और बोन से अटैच नहीं है। तो इसके पोस्टीरियर एंड पे हमने देखा एक डिप्रेशन है जिसको हमने बोला सल्कस टर्मिनालिस, और एक छोटी सी एक ओपनिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामन सीकम। ओके, तो देखिए बच्चों जो टंग है हमारा, इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, एलिवेशंस होते हैं, आपने खुद से भी सेंस किए होंगे। तो ये जो एलिवेशंस होते हैं ये भी क्यों होते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ताकि थोड़ा फ्रिक्शन मिले, खाना थोड़ी ज़्यादा देर तक हमारी ओरल कैविटी में रहे। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे फ्रिक्शंस पाए जा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर एलिवेशंस पाए जा रहे हैं। इन एलिवेशन को हम कहते हैं पैपिले। तो ह्यूमन में कितने टाइप के पैपिले पाए जा रहे हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो हम देख रहे हैं पैपिले जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जस्ट इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनालिस। कुछ समवॉट सर्कुलर शेप के होते हैं, सबसे बड़े होते हैं साइज में ये वाले हमारे पैपिले, और क्योंकि ये समवॉट सर्कुलर शेप में है इसलिए हम इसको कहते हैं सर्कमवैलेट पैपिले। सर्कमवैलेट पैपिले, ठीक है। सर्कमवैलेट को बहुत सारी जगहों पे बच्चों इसको वैलेट भी बोला गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सर्कमवैलेट और वैलेट सेम टाइप के पैपिले हैं। तो ये हमारे लार्जेस्ट इन साइज होते हैं। सेकेंड जो हमारे पास टाइप्स ऑफ हमारे पैपिले हैं उनका नाम है फंजीफॉर्म पैपिले। तो उसके बारे में देखते हैं।
फंजीफॉर्म पैपिले मेनली एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग में पाए जाते हैं। ये समवॉट आप देखोगे अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। मेनली ये हमारे एंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं। और हम देखेंगे कि जो हमारी टंग का जो सरफेस है ये थोड़ा रेडिश दिख रहा है। वो रेडिश क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ फंजीफॉर्म पैपिले। ठीक है, जो ध्यान रखना है मेनली आगे की साइड पे पाए जाते हैं, पीछे भी पाए जाते हैं बट कंपैरेटिवली कम पाए जाते हैं। तो ये हमारे फंजीफॉर्म पैपिले जो रेडिश अपीयरेंस दे रहे हैं हमारी टंग को। थर्ड टाइप के जो पैपिले हमारे अंदर पाए जा रहे हैं वो मोस्ट न्यूमरस हैं, सबसे छोटे हैं साइज में और बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। उसको हम कहते हैं बच्चों फिलीफॉर्म पैपिले। तो फिलीफॉर्म पैपिले के बारे में देखते हैं। समवॉट कोनिकल शेप के होते हैं, ऑल ओवर टंग, पूरी जगह ये पाए जाते हैं। तो ये हमारे थे क्या? फिलीफॉर्म पैपिले विच आर मोस्ट न्यूमरस। तो इसके बारे में लिखते हैं फिलीफॉर्म पैपिले। तो ये तो बच्चों पैपिले के बारे में हो गया, जो प्रोजेक्टेड एलिवेशंस थी हमारी टंग पे उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये जो पैपिले हैं इनके अंदर पाए जाते हैं टेस्ट बड्स, जो हमारे एक्चुअल में क्या होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर्स। तो जो हमें टेस्ट आ रहा है, मीठा, खट्टा या नमकीन, कोई सा भी जो हमें टेस्ट आ रहा है वो आ रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट बड्स। तो हमारे ये जो पैपिले हैं इसमें एक एक्सेप्शन है जिसमें टेस्ट बड्स एब्सेंट होते हैं और वो होता है हमारा फिलीफॉर्म पैपिले। फिलीफॉर्म पैपिले को छोड़ के सब में हम देखेंगे पाया जाता है हमारे टेस्ट बड्स। एक और टाइप के पैपिले होते हैं जो ह्यूमंस में नहीं होते, ऑल्दो रैबिट में होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं, जिसका नाम है फोलिएट पैपिले। वो हम लोगों में लेकिन नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा? डिफरेंट टाइप के पैपिले पाए जा रहे हैं टंग पर, और उसमें हम देखेंगे जो फिलीफॉर्म पैपिले है इसमें हम देखते हैं टेस्ट बड एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। Tongue contains numerous projected elevations called papillae। यहाँ पे मैंने उनके नाम लिख ही दिए हैं, शेप से भी आपको समझ में आ ही रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कौन कौन से हैं वो पैपिले। पैपिले फिर इसका शेप और नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट बड्स। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा किसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट है, किसमें टेस्ट बड्स एब्सेंट है। सबसे फर्स्ट मैंने बताया आपको सर्कमवैलेंट। सर्कमवैलेंट लार्जेस्ट इन साइज। ओके, ये कैसे थे? हमारे समवॉट सर्कुलर शेप के हैं और इसके अंदर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। सेकंड आता है हमारे पास फंजीफॉर्म पैपिले। फंजीफॉर्म बच्चों मैंने आपको बताया ये रेडिश अपीयरेंस देते हैं, तो मैं लिख रही हूँ रेडिश। ये समवॉट अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं और इनमें भी टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। आखिरी हमारे पास आता है फिलीफॉर्म पैपिले। फिलीफॉर्म पैपिले मैंने आपको बताया ये मोस्ट न्यूमरस हैं, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हमारे फिलीफॉर्म पैपिले हैं। तो दे आर मोस्ट न्यूमरस, दे आर मोस्ट न्यूमरस। और ये कैसे थे? कोनिकल। और इसमें हमने क्या देखा था? टेस्ट बड्स एब्सेंट थे। ये ध्यान रखना है आपको बच्चों, सिर्फ फिलीफॉर्म पैपिले हैं जिसमें हमने देखा कि टेस्ट बड्स एब्सेंट है।
नेक्स्ट जो बहुत फ्रीक्वेंटली हम देखते हैं और हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट फील होता है, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग क्या क्या टेस्ट होते हैं इनके पास, कहाँ कहाँ पे कौन से टेस्ट के लिए स्पेस है। सबसे हम देखते हैं एंटीरियर पार्ट में जो है, यहाँ पर हम देखते हैं जो टेस्ट फील होता है मेनली वो होता है स्वीट। इससे थोड़ा सा लेटरली हम जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जो टेस्ट हमें सेंस होता है वो होता है सॉल्टी। उससे थोड़ा सा पीछे जब हम जाते हैं इस वाले साइड पे, यहाँ पे मेनली हमें जो टेस्ट फील होता है वो होता है खट्टा, सार। और मिडल में पोस्टीरियरली जो हमें फील होता है वो होता है कड़वा, बिटर। तो ये तो मैंने आपको सारी लोकेशन बता दी। मिर्च कहाँ लगती है हमें, मिर्च के लिए कहाँ पे फील होता है, कभी सोचा? बोलो, सोचा कहीं? तो देखो, जो मिर्च लग रही है हमें, वो जो चिली है, वो कोई टेस्ट नहीं है बच्चों, वो एक सेंसेशन है। यहाँ पे क्या है, ये सारे टेस्ट बड्स हैं इन टेस्ट के लिए, लेकिन जो चिली है, आप बोलोगे मैम टंग में भी तो लगती है, तो लगती है बट वो सेंसेशन है। इसको मैं कैसे एक एग्जांपल में कोट करूँ, अगर हमने शुगर लिया और मैंने उसको हाथ पे रखा, मैंने, क्या वो मुझे मीठा लगेगा? मैं 1 घंटे 2 घंटे 2 दिन तक भी रखूंगी तब भी मुझे वो मीठा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेस्ट बड्स एब्सेंट है। सॉरी। और वही अगर मैंने चिली ली, उसको यहाँ पे रब कर दिया, थोड़ी देर में मुझे यहाँ पे जलन से होने लग जाएगी, वो एक सेंसेशन है। तो जो बर्निंग सेंसेशन हो रही है वो मुझे यहाँ पर भी हो रही है, वो मुझे टंग में भी हो रही है, क्योंकि वो एक सेंसेशन है, वो टेस्ट नहीं है। तो आप देखेंगे चिली कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज टेस्ट, इट इज अ सेंसेशन। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं, चिली कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज टेस्ट, okay, as, yeah, because it is a sensation। ठीक है। अब आखिरी चीज बेटा हम लोग टंग में पढ़ते हैं। टंग भी आप देख रहे हो, जब हम सो रहे हैं फिर भी हमारी टंग आगे कोई है, ऐसे पीछे नहीं चली गई है। वो पीछे क्यों नहीं गई है बच्चों? वो पीछे इसलिए नहीं गई है क्योंकि हमारी टंग के नीचे भी वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम। अब लिंगुआ वर्ड जो है वो किसके लिए आया? टंग के लिए। और टंग के लिए लिंगुआ वर्ड क्यों आया? क्योंकि जो हम जबान चला रहे हैं, जबान क्या है हमारी? टंग। उसी से हम लोग बोल रहे हैं, लैंग्वेज वहीं से आया। तो लिंगुआ जो वर्ड आया वो किसके लिए आया? लैंग्वेज। तो जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम टंग। सो हम देखते हैं जो टंग को होल्ड करके रखा हुआ है जिस फ्रेन्यूलम ने, उसको हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम। ओके, सो इसके बारे में लिख देती हूँ। टंग इज अटैच्ड टू ओरल कैविटी via lingual frenulum। ओके, और जो मैंने आपको एक चीज बताई थी वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है इट इज फ्री, while posterior part is attached to a bone called hyoid। ओके, तो ये वाली लास्ट इसकी लाइन लिख देते हैं। एंटीरियर एंड of tongue is free, while its posterior end is attached to a bone called hyoid। तो बच्चों बस टंग में इतना ही हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टीथ। ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं।
सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टीथ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। सो मैं डायग्राम बनाती हूँ बच्चों, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो बेटा ये हमारा स्ट्रक्चर है टूथ का। सबसे पहले मैं बताती हूँ 3 रीजन होते हैं हमारे टूथ के, वो क्या क्या होते हैं। जो सबसे फर्स्ट रीजन है, जो हमारा विजिबल पार्ट होता है टीथ का, उसको हम कहते हैं क्राउन। सेकंड जो पार्ट होता है, बहुत छोटा सा पार्ट होता है, जहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा टीथ है ये गम सॉकेट के अंदर एम्बेड होने वाला है, उस वाले पार्ट को हम कहते हैं नेक। बाकी पूरा का पूरा जो हमारा टीथ जो एम्बेडेड होता है गम सॉकेट में, उसको हम कहते हैं रूट। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों इसके 3 जो कंपोनेंट है वो क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला पार्ट, ये है हमारा इनामल। फिर ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं डेंटाइन। थर्ड आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं पल्प कैविटी। और जिस ओपनिंग से हम देख रहे हैं यहाँ से ब्लड वेसल बाहर निकल रही हैं, इसको हम कहते हैं एपिकल फोरामेन। अगर आपको याद हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था फोरामेन। फोरामेन क्या होता है? एक ओपनिंग। ओके, तो देखो ये तो मैंने आपको बताया, ये 3 रीजन है हमारे टूथ के। क्राउन जो विजिबल पार्ट होता है टूथ का, यहाँ से हम देखते हैं जो जस्ट एंटर करता है हमारा गम में, वो वाला पार्ट को हम कहते हैं नेक। और पूरा जो गम सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होता है, उस वाले पार्ट को हम कहते हैं रूट। अब ये जो जो कॉम्पोनेंट्स हैं टीथ के, उसके बारे में बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं इनामल। इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये बहुत हार्ड होता है। इसमें देखते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इनफैक्ट बोन से भी ज़्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से ये बहुत हार्ड होता है। तो देखो इसमें क्या, हमारा जो इनामल होता है ये कैसा होता है? इनामल जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये जिन स्पेसिफिक सेल से बना होता है उनको हम कहते हैं अमीलोब्लास्ट। अमीलोब्लास्ट सेल से बना होता है। और ये पूरा जो हमारा टीथ है वो मीजोडर्मल है, और हमारा जो इनामल है इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। सो इट इज एक्टोडर्मल एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, इनामल से जस्ट नीचे ही हमने देखा हमारा एक कॉम्पोनेंट पाया जा रहा है जिसको हम कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन जो है
ये भी हमारा एक सेल से बना होता है जिसको हम कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। तो ये ओडोंटोब्लास्ट सेल से बना होता है। ये हमारा मीजोडर्मल होता है। मैंने आपको बताया पूरा जो हमारा टीथ होते हैं वो सारे मीजोडर्मल होते हैं, पर इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसको हम कहते हैं इनामल, ओनली इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये हमारा मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में। इसी के जस्ट नीचे हम देख रहे हैं कैविटी पाई जा रही है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक कैविटी है। इस कैविटी को हमने बोला पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे पाई जा रही है नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ये सब पाई जाती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब डेंटल केरीज होते हैं जिसको हम कहते हैं कि दांत में कीड़े लग गए, कैविटी हो गई, उसमें क्या चीज होता है, हम देखते हैं हमारा ये वाला जो पार्ट है, इनामल वाला पार्ट है, इसमें बैक्टीरियल एक्शन होने की वजह से ये हमारा फोरोड हो गया। तो जैसे ही जब दांत में हम लोगों को क्या होता है, जैसे कैविटी हो गई, कुछ भी हमने ठंडा खाया, मीठा खाया, क्या होता है दांतों में, ऐड में सुना होगा आपने, दांतों में झंझनाहट होती है। ये झंझनाहट जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। और इसके लिए डॉक्टर्स क्या रेकमेंड करते हैं, सेंसोडाइन। अब सेंसोडाइन जो है वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हो गया। फॉर टाइम बिंग हम देख रहे हैं उसने पेन को पेलिएट कर दिया, सप्रेस कर दिया, वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि हमने क्या देखा है यहाँ पे, सेंसोडाइन ने क्या किया, नाम से आप समझना उसका मतलब, सेंसोडाइन, सेंस को मार दिया। अब वो सेंस को कैसे मारा, हमने जैसे ही हमें कुछ भी चीज हमने डाला, हम लोग एकदम से ठंडा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि इनामल हट चुका है। डेंटाइन जो है इट इज ऑलमोस्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद नर्व एकदम से सेंस कर लेती हैं कोई भी चीज को, चाहे वो ठंडा है चाहे वो मीठा है, और वो हमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने लग जाता है इस वजह से। तो अगर इसमें हमने सेंसोडाइन यहाँ पे लगा दिया, इससे क्या होगा, ये वाला यहाँ पर पूरा नमनेस हो जाएगा, हमें कुछ सेंस नहीं होगा। तो टेम्परेरीली वो ठीक है, उस समय सेंसिटिव नहीं फील होगा, पर हम लोगों को क्या कराना चाहिए, यहाँ पे फिलिंग कराना चाहिए। इनामल लाइक कोटिंग होती है जो डेंटिस्ट बनाते हैं, और यहाँ पे इसको कवर कर देते हैं ताकि फर्दर हमें वो सेंसिटिविटी फील ना हो। ओके, तो पल्प कैविटी के बारे में लिख देती हूँ मैं। पल्प कैविटी, it contains blood vessels and nerves। अब देखो यहाँ से जो ब्लड वेसल्स हैं अपना सर्कुलेशन में जा रही हैं थ्रू एन ओपनिंग नोन एज एपिकल फोरामेन। तो ये हमारा एक बहुत ही रफ स्ट्रक्चर था, बट इसमें सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। ये हमारा टूथ का स्ट्रक्चर था। अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमन टूथ है वो कैसे है, ह्यूमन टीथ हमारे कैसे हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन डेंटिशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि हमारे में टूथ कैसे होते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कैसे होते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रो का मतलब आप लोगों को पता होगा, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, जैसे आपको पता है इंसाइजर्स हैं, कैनाइन है, प्रीमोलर है एंड मोलर। ये 4 टाइप के टीथ हैं, डिफरेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हमारे पास हेट्रोडोंट डेंटिशन है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट। इंसाइजर्स क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, कैनाइन क्या करते हैं, टीयरिंग करते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर हमारे ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के टीथ हैं। तो हम लोग कैसे हो गए, हमारा डेंटिशन कैसा है, हेट्रोडोंट। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हम देखेंगे हमारे थीकोडोंट है। थीकोडोंट का मतलब बच्चों क्या होता है कि जो हमारे टीथ है वो गम सॉकेट में एम्बेडेड है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं हमारा इस टाइप का कोई टीथ है। ओके, तो हमारा जो गम सॉकेट है उसके अंदर आधे ज्यादा टीथ, मैंने आपको बताया था रूट कहाँ थी, गम सॉकेट के अंदर थी। तो ये गम सॉकेट में एम्बेडेड है हमारा टीथ, इसलिए हम इसको बोलते हैं थीकोडोंट। तो यहाँ लिख देती हूँ, टीथ आर एम्बेडेड इन गम सॉकेट।
एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जो थीकोडॉन टीथ होते हैं ये क्रोकोडाइल में भी पाए जाते हैं। ओके, तो यहीं पे मैं लिख रही हूँ ब्रैकेट में, ऑल्सो प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल्स। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो हम देखेंगे डाइफायोडोंट। अब इस वर्ड का जरा संधि विच्छेद करते हैं हम लोग। डाई का मतलब क्या हो गया? टू। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारी पूरी लाइफ में 2 बार ही टीथ का अपीयरेंस होता है, 2 बार टीथ हमारे इरप्ट करते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि हम कैसा, हमारा डेंटिशन कैसा है? डाइफायोडोंट। तो लिख देती हूँ, टीथ अकर्स ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम। ओके, क्या सारे हमारे टीथ डाइफायोडोंट होते हैं? ये जरा बताइए आप कमेंट में, क्या हमारे सारे टीथ डाइफायोडोंट होते हैं? जब तक आप बताते हैं कमेंट में, मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। फोर्थ हम देखते हैं हमारे जो टीथ होते हैं कैसे होते हैं? ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट जो हम वर्ड यूज करते हैं बच्चों, ये हम बात करते हैं चीक टीथ के लिए, मतलब जो हमारे यहाँ पर है, यहाँ पे है, मतलब प्रीमोलर एंड मोलर। तो ब्यूनोडोंट में हम क्या देखते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ, चीक टीथ। जो हमारे कस्प होते हैं, आपने देखा ये गड्ढा सा होता है हमारे प्रीमोलर और मोलर में, ये बहुत ब्लंट है हम लोगों का। ठीक है, ब्लंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो कस्प हैं आर ब्लंट एंड राउंडेड। तो हमारे जो चीक टीथ हैं, इसमें हमने देखा जो कस्प हैं वो बहुत ही राउंडेड हैं, ब्लंट हैं, वो हमें कुछ चुभ नहीं रहे हैं यहाँ पे। इस टाइप के होते हैं हमारे मैमल्स में जो डेंटिशन होता है, इस टाइप का होता है। ओके, यही चीज हम देखेंगे, जो ब्लंट है ये बहुत ही ज्यादा हम देखेंगे शार्प होते हैं इन केसेस ऑफ कार्निवोर्स, और ऐसे वाले टीथ को हम कहते हैं स्टीकोडोंट, जो ऑल्दो अब नीट में नहीं आता है, तो हम लोग यहीं तक ही लिमिटेड रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डेंटल फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, डेंटल फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होता है, इसको हम लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं बच्चों? हाफ अपर जॉ अपॉन हाफ लोअर जॉ, इस तरीके से लिखते हैं। और क्योंकि ये हाफ है, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टीथ निकालने, एक साइड के तो नहीं होंगे, हम इधर के भी काउंट करेंगे, तो इसको हम कर देते हैं इनटू 2। ओके, तो हम देखते हैं चिल्ड्रन में जो टीथ होते हैं उसको हम कहते हैं मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ। उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें हम देख रहे हैं कैसे होता है। हाफ अपर जॉ के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर एंड 2 मोलर। ऐसा ऊपर भी होता है और ऐसे ही हम देखेंगे नीचे भी होता है, 2 1 0 2। अब अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ टीथ निकालने हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 2। तो जब मैंने इसको इंटू 2 किया, इसको काउंट कर लेते हैं बच्चों, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 इंटू 2 20। तो ये है हमारा चिल्ड्रन का डेंटल फॉर्मूला, और इसमें हमने देखे इनके पास 20 टीथ पाए जाते हैं। एडल्ट में देखते हैं हम लोग बच्चों, एडल्ट्स में हम लोग देखते हैं पाए जाते हैं परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ में हम देखेंगे क्या चेंज आया। यहाँ पे देखो बच्चों, 2 1 2 3। तो हमने देखा यहाँ पर 2 प्री मोलर ऐड हो गए और 1 मोलर ऐड हो गया। एग्जैक्टली हम देखेंगे लोअर जॉ में भी होता है। और अगर हमें इनके टोटल नंबर ऑफ टीथ निकालने हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 कितने हो गए 8, 8 + 8 16, 16 × 2 कितने हो गए
32, यही तो 32 ही है जिसको जो देखने के लिए सब लोग मना करते हैं, नहीं 32 मत दिखाओ, ये वही 32 ही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया है कि एडल्ट में 32 टीथ हैं और जितने भी किड्स हैं उनमें हमने देखा सिर्फ 20 टीथ हैं। तो कुछ तो ऐसे दांत होंगे जो बच्चों में नहीं थे, अब आए हैं, मतलब वो लाइफ में कितनी बार आए, सिर्फ एक बार आए। तो जो टीथ लाइफ में सिर्फ एक बार आए उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, मोनोफायोडोंट। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये तो हमने माइनस कर लिया, क्या हो जाएगा 16, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 12। ओके, अब ये देखो कैसे निकल रहा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट मतलब जो लाइफ में सिर्फ एक ही बार आए हैं, ये इसको रिप्लेस कर दिया तो ये 0, इसने इसको रिप्लेस कर दिया 0, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 आ गए तो 2 ऐड हो गए तो ये हमारा हो गया 2, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 हो गए, एक एक्स्ट्रा आया तो ये 1। सिमिलरली हम नीचे देखेंगे 0 0 2 1, तो ये हमारा मोनोफायोडोंट का डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा, डेंटल फॉर्मूला। ओके, तो ये मोनोफायोडोंट का डेंटल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कितने हो गए, ये तो एक साइड के हैं 2 + 1 3, 3 + 3 6, दूसरी साइड पे भी होगा तो उसको हम इंटू 2 कर देंगे और हमारे पास आ जाएंगे 12 नंबर ऑफ टीथ। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास मोनोफायोडोंट टीथ भी आ गए हैं। इतना सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और भी बच्चों डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, ऑल्दो वो ह्यूमंस में नहीं होते, डिफरेंट एनिमल्स में होते हैं, बट हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली उन डिफरेंट टाइप के टीथ का नाम सुनते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में बता देती हूँ आपको, जैसे कि एक्रोडोंट। एक्रोडोंट में हम क्या देखते हैं कि जो टीथ होते हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं जॉ बोन से। हमारे टीथ कैसे थे, गम सॉकेट के अंदर थे एम्बेडेड, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जॉ बोन से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं और इसी वजह से ये वाले जो टूथ होते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली टूटते रहते हैं। तो देखो जैसे मैंने वहाँ पे एग्जांपल बनाया था, यहाँ पे भी बताती हूँ, ये हमारी जॉ बोन है, ओके, और ये हमारा टीथ है। तो देखो ये अंदर एम्बेड नहीं हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है बहुत ईजिली ये टूट जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टीथ आर अटैच्ड टू जॉ बोन। ठीक है, जॉ बोन से अटैच्ड होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे कि फिशेस एंड एम्फीबियंस। एक और टाइप के टीथ आते हैं जिसको हम कहते हैं प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट में क्या होता है, इसी टाइप का अरेंजमेंट होता है बट टीथ जो होते हैं दे आर प्रेजेंट लेटरली, ओके, साइड में पाए जाते हैं। सो टीथ आर प्रेजेंट लेटरली। इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल हो गए जैसे हमारे स्नेक्स, ठीक है, एंड अदर रेप्टाइल्स। उसमें भी हम देखेंगे लिजर्ड्स हो गए जैसे कि। तो इसमें हमने देखा कि प्लूरोडोंट टाइप का डेंटिशन है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आजकल पूछा जा रहा है जो मैं देख रही हूँ वो है किसके बारे में, रूट के बारे में, कि किसमें कितने टाइप की रूट पाई जाती है। रूट मैंने आपको बताया था वो वाला पार्ट हमारा टीथ का जो गम सॉकेट में एम्बेडेड है। तो जो रूट्स के बारे में हम देखें, रूट्स इन ह्यूमन टूथ, इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें क्या चीज़ होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 1 2 3 अपॉन 1 1 2। इसका मतलब ये है, देखो जो हमारा इंसाइजर है उसके पास एक रूट है, जो कैनाइन है उसके पास 2 रूट है, जो प्रीमोलर उसके पास एक रूट है, प्रीमोलर के पास 2 रूट है और मोलर के पास 3 रूट है, ओके। जो लोअर जॉ में हम देख रहे हैं, इंसाइजर के पास एक रूट है, कैनाइन के पास 2 रूट है, प्री मोलर के पास एक रूट है और मोलर के पास 2 रूट है। अब ये रूट का मैं डायग्राम बना देती हूँ। जैसा हमने देखा ये टूथ है, ये सिंगल रूट हो गई, ठीक है, ये सिंगल रूट। डबल रूट का जैसे मैंने एक्चुअल में जो डायग्राम बनाया था बच्चों वही सेम है।
ये हमारा डबल हो गया रूट, और आखिरी जो है हमारा थर्ड जो मैंने बताया है, ये जो 3 है मोलर का, वो कैसा है? इस टाइप का। तो ये इसमें हम देखेंगे ट्रिपल रूट है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा डिफरेंट टाइप के रूट्स के बारे में। इतना क्लियर है? सो टीथ में हमें यही सब पढ़ना था। टीथ में मैंने आपको बच्चों क्या क्या बताया? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ बताया, ह्यूमन डेंटिशन बताया कि हमारे पास कितने टाइप के टीथ है। फिर मैंने आपको डेंटल फॉर्मूला बताया जो आपको ध्यान रखना है, हाफ अपर जॉ अपॉन हाफ लोअर जॉ। फिर मैंने आपको ये डिफरेंट टाइप के टीथ बताए जो बाकी एनिमल्स में पाए जाते हैं, और ये रूट्स जो ह्यूमन टूथ में पाए जाते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ तक बच्चों हमारा टीथ का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का और हमारा ओरल कैविटी का, वो है फारिंक्स। उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों हमें जो ध्यान रखना है फारिंक्स के बारे में, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? सो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अभी जो फारिंक्स है बच्चों ये 3 पार्ट में डिवाइड है, और वो कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड है वो हम देखते हैं। तो ये जो आगे वाला आप शेडेड पार्ट देख रहे हो, ये है हमारा ईसोफेगस, विच इज फूड पाइप। पीछे वाला पार्ट जो है ये है ट्रेकिया, जो क्या है बच्चों, ये हमारा विंड पाइप है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं फारिंक्स का स्ट्रक्चर। फारिंक्स कैसे शुरू होता है? इस टाइप से। तो देखो यहाँ पे तुम्हें समझ में आता जाएगा। ये ऊपर वाला जो पार्ट था ये हमारा क्या था? नेजल कैविटी था। तो नेजल कैविटी वाले रीजन में पाए जाने वाले फारिंक्स को हम कहते हैं नेजोफैरिंक्स। ओके, ये हम देखेंगे जो नेजोफैरिंक्स है, यहाँ से सिर्फ क्या आ सकता है? नोज से हम क्या एंटर करा सकते हैं? सिर्फ एयर आ सकता है। तो यहाँ से हम देखेंगे सिर्फ एयर जो है उसकी एंट्री हो सकती है। सेकंड जो हमारा पार्ट है ये आप देख रहे हो, ये ओरल कैविटी है। इसके सामने देखो जस्ट यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे हम देखेंगे एयर भी आ सकता है और फूड भी आ सकता है। इस वाले पार्ट को जो ओरल कैविटी में पाया जा रहा है हमारा फैरिंक्स, उसको हम कहते हैं ओरोफैरिंक्स। ओके, तो ओरोफैरिंक्स में बच्चों हमने इस डायग्राम में देख लिया ओरोफैरिंक्स क्या है। इसके अंदर ये इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। ठीक है, आखिरी पार्ट देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों ये ट्रेकिया से जस्ट पहले एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं लारिंग्स, विच इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो ये एंटर कर रहा है यहाँ पर, और ये देखो ये हमारा ईसोफेगस ये वाला है। तो ये वाला पार्ट जो है लास्ट पार्ट विच इज कॉल्ड लैरिंगोफैरिंक्स। जो लैरिंगोफैरिंक्स वाला पार्ट है इसमें हम क्या देख रहे हैं? ओरल कैविटी। तो देखो भाई यहाँ से यहाँ पे इसमें आ गई। ये वाला पार्ट हमारा कहाँ पे खुल रहा है? ये हमारा पार्ट खुल रहा है किसमें? ट्रेकिया में, विच इज विंड पाइप। तो इसमें क्या आएगा? इसमें भी सिर्फ किसकी एंट्री होगी? एयर की। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा फैरिंक्स है इसके 3 पार्ट होते हैं, नेजोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स एंड लैरिंगोफैरिंक्स। नेजोफैरिंक्स एंड ओरोफैरिंक्स ओनली परमिट एयर, ये ध्यान रखना है बच्चों आपको। फिर ओरोफैरिंक्स जो ओरल कैविटी में खुल रहा है, यहाँ पे फूड भी आ रहा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं एयर भी आ रहा है। ठीक है, सो ये था हमारा ओरोफैरिंक्स। ये 3 पार्ट होते हैं हमारे फैरिंक्स के। फैरिंक्स में बेटा एक और सिग्निफिकेंस होता है। फैरिंक्स में हम देखते हैं पाए जाते हैं लिम्फोइड फॉलिकल्स।
लिम्फॉइड ऑर्गन पाया जाता है हमारा, और उसका हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है टॉन्सिल्स। ओके, तो हम देखेंगे टॉन्सिल्स की पूरे यहाँ पे अरेंज होते हैं, यहाँ पे एक पूरे एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं टॉन्सिल्स। उसके बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉन्सिल्स। तो देखो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो एक पूरी ये आप देख रहे हो एक रिंग टाइप का अरेंजमेंट हो गया है। सबसे आगे हम देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये जस्ट टंग के अराउंड है, तो इसलिए इस टॉन्सिल का नाम क्या पड़ गया, लिंगुअल टॉन्सिल। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा पैलेट आ रहा है, तो वहां से वर्ड आ गया पैलेटाइन टॉन्सिल। थर्ड आप जो देख रहे हैं एकदम यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल्स। ये ट्यूबल वर्ड बेटा क्यों आया, क्योंकि ये जो टॉन्सिल्स हैं ये सराउंड कर रहे हैं हमारे यूस्टेशियन ट्यूब को। यूस्टेशियन ट्यूब क्या होता है बेटा, एक ऐसी ट्यूब होती है जो हमारे मिडल ईयर को फेरिंक्स से कनेक्ट करती है। तो ये हम देख रहे हैं ये चीज, ये एक ट्यूब है यूस्टेशियन ट्यूब, वो यहाँ से क्रॉस करके जा रही है, उसकी सराउंडिंग में ये वाले टॉन्सिल्स पाए जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको बोला ट्यूबल टॉन्सिल्स। और जो सबसे नीचे और सबसे लास्ट में जो पाए जा रहे हैं हमारे टॉन्सिल्स, उनको हम बोलते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स। तो देखो बच्चों ये एक रिंग की फॉर्म में अरेंज है, इस रिंग को हम बोलते हैं वॉल्डेयर्स रिंग। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फेरिंग्स कंटेन्स lymphoid organs called tonsils। ओके, और ये इनके टाइप है, इनका अरेंजमेंट देख लीजिए बच्चों। इसको एक शॉर्ट फॉर्म से आप याद कर सकते हैं LPTP, आगे से पीछे LPTP, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक रिंग की फॉर्म में अरेंज है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, वॉल्डेयर्स रिंग। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीबॉडी।